हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। थीम है क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। हम इसे हिंदी में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय। लोकतांत्रिक क्रांतियों से पहले अधिकांश लोग अपने धर्म द्वारा निर्दिष्ट कोड के अनुसार कपड़े पहनते थे। सामाजिक पदानुक्रम में कपड़ों की शैलियों को वर्ग, लिंग या स्थिति द्वारा नियंत्रण किया गया था। नेक्स्ट, सम्चुअरी लॉ, सम्चुअरी कानून। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के लोगों ने इन कानूनों का पालन किया। इन कानूनों ने समाज के निचले तबके के सामाजिक व्यवहार को प्रतिबंधित कर दिया और उनके कपड़े, भोजन और मनोरंजन पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। राजनीतिक प्रतीक पहनावे का हिस्सा बन गए। पहनावा सरल हो गया जो समानता का प्रतीक था। अब किसी व्यक्ति के कपड़े पहनने का तरीका सम्चुअरी कानूनों के बजाय कमाई में अंतर पर निर्भर करता था। नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की शैली। पुरुषों और महिलाओं ने अलग अलग कपड़े पहने। पुरुषों को मजबूत, स्वतंत्र, आक्रामक माना जाता था, जबकि महिलाओं को कमजोर, आश्रित और विनम्र माना जाता था। उनके कपड़े तदनुसार डिजाइन किए गए। महिलाओं ने ऐसे कपड़े पहने जो पतली कमर पर जोर देते थे। छोटी कमर दिखाने के लिए उन्हें कॉर्सेट पहनना पड़ता था। हालांकि इससे दर्द होता था, लेकिन इस दर्द और पीड़ा को एक महिला के लिए सामान्य मान लिया गया था। नेक्स्ट, चेंजेस इन आइडियाज, विचारों में परिवर्तन। 19वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए। महिलाओं ने पहनावे में सुधार के लिए दबाव डाला। इस दौरान पीड़ित आंदोलन भी विकसित हुआ। यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी महिलाओं के कपड़ों के खिलाफ आंदोलन हुआ। डॉक्टरों ने तंग कपड़ों के दुष्परिणामों के बारे में बताया, जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करते थे और लंबे समय तक चलने वाले गाउन अस्वच्छ थे। इन आंदोलन द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि महिलाएं ढीले और आरामदायक कपड़े पहने तो वे काम करना शुरू कर सकती थी और स्वतंत्र हो सकती थी। नेक्स्ट, न्यू मटेरियल्स, नई सामग्री। 17वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश महिलाओं के कपड़े सन, ऊन, लिनन से बने होते थे, जो महंगे होते थे और उनका रखरखाव करना मुश्किल होता था। 17वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ कपड़े और कपड़े में बदलाव देखा गया। भारत से आए आकर्षक सस्ते चिन्स ने यूरोपीय महिलाओं की अलमारी की मात्रा बढ़ा दी। कपड़ों से बने परिधानों में उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम रेशों का रखरखाव करना और भी आसान हो गया। अब आरामदायक पोशाकों की भारी मांग के साथ साथ शैलियों में काफी बदलाव आया था। नेक्स्ट, द वर्ल्ड वॉर्स, विश्व युद्ध। 2 विश्व युद्धों ने महिलाओं के कपड़ों में भी बड़े बदलाव लाए। शैलियां गंभीरता और व्यावसायिकता दर्शाती है। स्कर्ट छोटी और सादी हो गई। फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं वर्दी पहनती थी। पतलून महिलाओं की पोशाक का एक स्वीकृत और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल और क्रीड़ा। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी खेल और जिम्नास्टिक को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। इससे महिलाओं के कपड़े पहनने के तरीके में भी बदलाव आया। नेक्स्ट, कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत। इस दौरान भारत में पहनावे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई पुरुषों ने अपनी पोशाक में पश्चिमी शैलियों के कपड़ों को शामिल करना शुरू कर दिया। कई लोगों को लगा कि पश्चिमी प्रभाव से पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। कई लोगों ने भारतीय कपड़े छोड़े बिना पश्चिमी कपड़े पहने। नेक्स्ट, कैस्ट एंड ड्रेस, जाति एवं वेशभूषा। हालांकि भारत में कोई औपचारिक सम्चुअरी कानून नहीं था, लेकिन इसके अपने सख्त भोजन, पोशाक और व्यवहार कोड थे। यह जाति व्यवस्था ही थी जो परिभाषित करती थी कि हिंदुओं को कैसे और क्या पहनना चाहिए, खाना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए।
यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ तक कि सरकार ने कुछ मामलों में आदेश जारी कर निचली जाति के हिंदुओं को सख्त आचार संहिता का पालन करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, ब्रिटिश रिएक्शन टू इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग। भारतीय पहनावे पर ब्रिटिश प्रतिक्रियाएं। चूंकि कपड़ों की कुछ वस्तुएं विशिष्ट चीजों का संकेत देती हैं जो विपरीत हो सकती हैं, इससे अक्सर गलतफहमी और संघर्ष होता है। इसका एक उदाहरण पगड़ी और टोपी था। दोनों हेडगियर अलग अलग चीजों का संकेत देते थे। इस मतभेद में गलतफहमियां पैदा की क्योंकि पगड़ी को वरिष्ठों के सामने हटाना पड़ता था, जबकि पगड़ी को सचेत रूप से पहनना भी पड़ता था। जूतों का भी यही हाल था। नेक्स्ट, द इंडियन ड्रेस। भारतीय पोशाक। भारतीय एक ऐसी पोशाक बनाना चाहते थे जो राष्ट्र की एकता को व्यक्त कर सके, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट, द स्वदेशी एंड खादी। स्वदेशी और खादी। भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण के दो महत्वपूर्ण प्रभाव थे। किसानों ने नकदी फसल उगाई और ब्रिटिश माल, विशेषकर कपास, भारतीय बाजारों में भर गया। बहुत सारे बुनकर और काटने वाले बिना किसी काम के रह गए। मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत, जो महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र थे, मांग कम होने के कारण उनमें गिरावटें आई। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड खादी। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और खादी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बेहतर प्रबंधन के बहाने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। स्वदेशी आंदोलन विभाजन की प्रतिक्रिया थी। लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और भारत में बनी वस्तुओं को संरक्षण देना शुरू कर दिया। कई भारतीय वस्तुओं, विशेषकर खादी को संरक्षण दिया गया। कपड़ा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक हथियार बन गया। नेक्स्ट, खादी। गांधी जी ने खादी को अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त हथियार बनाया। महात्मा गांधी ने पश्चिमी पोशाक से लेकर पगड़ी पहनने तक विभिन्न प्रकार के कपड़ों के साथ प्रयोग किया। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने लुंगी और कुर्ता, डरबन में कहते हैं, पहनने का फैसला किया। कुछ साल बाद उन्होंने खुद को काठियावाड़ किसान के रूप में सजाया। धोती को उन्होंने 1921 में अपनाया था, लेकिन सभी लोग खादी नहीं पहन सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कपड़ों में परिवर्तन किसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक यहीं पर, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर।